के लिए कोई तैयार नहीं। गिरफ्तार किसको किया गया? किसी टिकट काटने वाले को, किसी क्लर्क को, किसी सिक्योरिटी गार्ड को। अरे 139 लाशों पर, मोरबी के पुल हादसे पर तो इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के इस सूबे के मुख्यमंत्री तक को उस दिन शाम में मोरबी में लोगों के आंसू पोंछने के लिए खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा था कि इस देश का हाकिम अगले दिन पूरा दिन 3 बार कपड़े बदल करके झंडियां दिखा रहा था, उद्घाटन कर रहा था। मैं होके आया हूं मोरबी, मैंने देखा है उस शहर का दर्द। जिस दिन इस देश के हाकिम दिन में 3 बार इसी गुजरात में कपड़े बदल रहे थे, उसी दिन मोरबी में 135 कफन सिले जा रहे थे। यह है इस गुजरात के विकास का सच। कोई जवाबदेही नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। यह है इस गुजरात के विकास का सच। उधर लाशें बिछी थी, इधर मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखा के भरत भाई रवाना करते हैं, ट्रेन रवाना होती है, आगे जाके भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां के मिनिस्टर सड़कें बनवाते हैं, यहां की सरकार सड़क बनवाती है, उद्घाटन में सड़क पे नारियल फोड़ा जाए तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि पिछले 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को बदहाली, भ्रष्टाचार और कुशासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। पहले तो ये कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है तो हम काम कैसे करें। अरे पिछले 8.5 साल से तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर रेलगाड़ी क्यों नहीं चल पा रही है? मोदी जी बताइए। दरअसल आप सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं, विकास करना ही नहीं है। यहां माएं बहनें बैठी हैं, याद है आपको आज से 6 साल पहले का वो दृश्य, वो मंजर कि आपने अपने पल्लू में छुपा करके, रसोई के आटे में छुपा करके घर वालों से, शौहर से, पति से, परिवार से, बच्चों से छुपा के कुछ पैसे रखे थे कि कभी मुसीबत में काम आएगा, लेकिन वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ उनसे। एक दिन टीवी चैनल पे रात के 8 बजे नमूदार हुए, बोले भाइयों बहनों आज से ये 500 और 1000 का नोट रद्दी। क्यों किया ये जानती हैं आप? क्योंकि वो आपके पल्लू का पैसा, आपके रसोई के आटे में रखा हुआ पैसा आपसे छीन करके बैंक में डलवा करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना था। इसलिए नोटबंदी जैसा सबसे बड़ा स्कैम इस देश में किया इस सरकार ने। फिर उसके बाद कुछ दिन में आपकी कमर थोड़ी उभरी कि आप चलने लायक हुए। आप गुजरात के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, अपना काम करते हैं, हुकूमत के मोहताज नहीं रहते, तो उनको लगा कि आप अपना काम कर ले रहे हो। यह भी नहीं देखा गया तो फिर एक टैक्स लेके आए, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी, और व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। मेरे भाई आप इनसे सवाल करोगे, दलित इनसे सवाल करेगा तो ऊना दोहराएंगे, ये पीटा जाएगा, कपड़े उतार के मारेंगे, बांध करके मारेंगे। आदिवासी कोई आवाज उठाएगा तो हमारे विधायक अनंत पटेल की तरह उसे लहू लहू कर देंगे। कोई अकलियत का आदमी आवाज उठाएगा तो उसे तो आवाज उठाना मतलब उसको तो इजाजत ही नहीं है। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन ऐसे वक्त में जब हाकिम ये चाहता है कि कोई न बोले, उसके राज का फाश न हो, ऐसे वक्त में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खड़ा होकर के आपको आगाह करूं, आपको बोलूं, आपसे सच बोलूं, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं यहां आपके बीच में इसलिए आया हूं कि पिछली बार आपने बड़े वोट से, बड़ी मोहब्बतों से कांति भाई को जिताया। 5 साल उन्होंने आपकी नुमाइंदगी की। अब मैं एक बहुत मोहब्बत से एक बात कहना चाहता हूं। मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है
कि आपका फोन न उठा पाए होंगे। आप चाहे होंगे कि आज ये मसला है और यहीं पर मौजूद रहे, और ये हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहे हो, ना आ पाए हो। छोटी छोटी नाराजगी लाजिम है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार लड़ाई एक विधायक हराने जिताने की नहीं है। इस बार लड़ाई गुजरात में परिवर्तन की है, सरकार बनाने की है। भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनलों पर चुनाव जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब बड़ा मकसद हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है, छोटी नाराजगी किनारे रखनी पड़ती है, क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। आपको उस मकसद को समझना पड़ेगा कि एक इंसान इस देश में नफरत के खात्मे के लिए 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है। पिछले 84 दिन से 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। मैं उनके कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी से चलता हुआ आया हूं महाराष्ट्र तक, फिर इलेक्शन की वजह से यहां चला आया। मेरे भाई, आप समझते हैं 25 किलोमीटर एक दिन रोज पैदल सुबह से शाम तक क्यों? क्या मकसद है उस आदमी का? सिर्फ मकसद यह है कि नफरत खत्म हो, मोहब्बत फैले, भारत जुड़े। वो भारत जिसे अमीर गरीब के बीच में, मजहबों के बीच में, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में भाजपा की नफरत की राजनीति ने बांट दिया है, उसके खिलाफ, आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे मुल्क में एक आदमी है अकेला जो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। मुझसे मीडिया के लोग कहते हैं, इमरान साहब आप राहुल जी के साथ यात्रा में चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चल रहे हैं उनके साथ। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं कि 5 तारीख को आप ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के कांति भाई को वोट देंगे तो सिर्फ कांति भाई को वोट नहीं देंगे, आपका एक एक वोट राहुल गांधी के पांव के छालों को हिम्मत बख्शेगा। आपका एक एक वोट इस देश में मोहब्बत की राजनीति के लिए माहौल तैयार करेगा। आपका एक एक वोट दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद तक की गद्दी पे बैठे हुए हाकिमों को यह एहसास दिलाएगा कि जनता जनार्दन होती है, जनता सबसे बड़ी होती है। ये गुजरात है। मोदी जी खड़े होकर के यहाँ के विकास के नाम पे पूरे देश में वोट मांगते हैं, लेकिन यहाँ की सच्चाई तो यह है कि यहाँ एक बीच सरकार, चलती सरकार, मुख्यमंत्री बदल दिया गया। क्यों बदला गया पता ही नहीं। जिसको हटाया गया उस बेचारे को भी नहीं पता कि क्यों हटाया गया, और जिनको बनाया गया उनको भी नहीं पता कि क्यों बनाया गया। वर्षा जी, मैं तो पूरे सूबे में जा रहा हूं, पहला चुनाव किसी राज्य का पूरे देश में देख रहा हूं। मीडिया नोट करे इस बात को, जहां राज्य में ग्रामीण अंचलों में जनता को मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं पता। सच्चाई ये है। इसलिए ये जो थोपे हुए लोग हैं, ये जो थोपी हुई सरकार है, इसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और भाजपा जो है ना, कितनी शातिर है। इस बार उन्हें पता था, मोदी जी तो समझदार आदमी है, व्यापारी है। गुजरात का व्यापारी तो फिर व्यापारी ही होता है। पिछली बार हारते हारते बचे थे, पानी में जहाज उतारना पड़ा था, करतब दिखाना पड़ा था, तब सरकार बन पाई थी, याद है? तो इस बार उनको पता था कि मसला इतना आसान नहीं है। इस बार कांग्रेस जमीन पे बहुत मजबूत है, तो फिर उन्होंने और भी प्लानिंग की। अपने कुछ दोस्त भी बुलाए, एक वो दिल्ली से और एक हैदराबाद से, ताकि वो आए और थोड़ा बंटवारा कर सके। वो दोनों चीजें भी परवान नहीं चढ़ी, तो मैंने सुना है कि यहां ढूंढ ढूंढ करके पुलिस अपक्ष के उम्मीदवार खड़ी करवाती है, और उनको यह कहा जाता है कि अगर 500 से कम वोट लेके आए तो तुम्हारी खैर नहीं। यही कहा जाता है ना मेरे भाई। बस मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि किसी झांसे में मत आइएगा।
जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में तब्दील करता है, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपस की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। यहां तमाम माएं बहनें बैठी हैं, तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। कम बोलूंगा, ज्यादा समझिएगा। इस लड़ाई का मकसद बहुत बड़ा है। याद होगा उनका नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, याद है ना? बस इस नारे का जो पहला सेंटेंस था वो भूल गए कि न खाऊंगा। दूसरा याद रहा उनको कि न खाने दूंगा। किसी को नहीं खाने दे रहे, किसी गरीब को नहीं खाने दे रहे। उसकी थाली से निवाला छीन लिया, रोटी छीन ली, आटा, चावल, दूध, दही, क्या नहीं महंगा कर दिया। बच्चों की पेंसिल, कागज सब महंगा कर दिया। और पिछले सेशन में जब मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के चिल्ला करके पूछ रहा था कि महंगाई क्यों बढ़ाई, तो देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई जी खड़ी हुई। उन्होंने कहा, कहां है महंगाई देश में, है ही नहीं। मुझे हैरत हुई कि कैसे कैसे लोग हैं। पिछले दिनों जब वो मोरबी जा रहे थे, मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि इमरान साहब, एक दिन बाद प्रधानमंत्री जी मोरबी जा रहे हैं। मैंने कहा, हां, बड़े रंग रोगन के बाद, अस्पताल के रंग रोगन के बाद मोरबी जा रहे हैं। काश जितना अस्पताल को चमकाने में, जितना अस्पताल के रंग रोगन में ध्यान दिया प्रशासन ने, उतना अगर पुल के रख रखाव में ध्यान दिया होता तो 135 घरों के चिराग नहीं बुझे होते। मैंने कहा वो अब जाएंगे, उन्हें सारी कलाएं आती हैं, जाएंगे। लेकिन किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उन्हें। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं कि 5 तारीख को जब वोट देने के लिए घरों से निकलिए तो आपके जहन में एक बात ये रहे कि इस देश में संविधान खतरे में है। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की लिखी हुई वो जो बड़ी प्यारी सी किताब है, जो ये ताकत देती है कि जितना मुकेश अंबानी जी के वोट की अहमियत है, उतना ही क्रांति भाई के भी वोट की अहमियत है। जितना अमित शाह जी के वोट की अहमियत है, उतना ही भरत सोलंकी जी के भी वोट की अहमियत है। जितना नरेंद्र मोदी जी के वोट की अहमियत है, उतना ही इमरान प्रतापगढ़ी के भी वोट की अहमियत है। वो एहसास है, उस किताब को बचाना है, उस किताब में लिखे गए एक एक शब्द को बचाना है। इस देश में संस्थाएं खतरे में है, मीडिया खतरे में है, सबको आपको बचाना पड़ेगा। 5 तारीख को जब लाइनों में लगिएगा तो ध्यान रहे कि एक शख्स ने आपसे कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मेरी सरकार, याद है ना? तो उससे पूछो कि भगवान के नाम पर वोट मांगने वालों, तुमने तो भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ थे ना, मक्खन, दही, दूध, उस पे भी जीएसटी लगा दिया। ये भगवान के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे? पूछिए इनसे। आज सुबह जब रसोई में सब्जी बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए कढ़ाई में रसोई का तेल डालती हैं, जो भी तेल इस्तेमाल करें आप, सरसों का या ऑलिव ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करें, जब डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरता है। क्योंकि जो तेल खाने वाला 70 रुपए में था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंच गया। मेरे भाई, सारी चीजें ध्यान में रखिए, इस सरकार से सवाल करिए और ये सोचिए कि कांति भाई आपके अपने पूरी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए भरत भाई सिर्फ आपके इलाके के बारे में आपकी तारीफें करते हुए आए। इनका जो इस इलाके से रिश्ता है, इनके परिवार का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को सहेजिए। पिछली बार आपने आनंद जिले की 7 में से 5 सीटें जितवाई थी, तो इस बार तो बिल्कुल सरकार, जो कसर रह गई थी उसे पूरा कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। करना तो पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। सवाल तो पूछना पड़ेगा, खड़ा तो होना पड़ेगा। वो डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन उनसे कहिए कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे।
हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। उन्हें बताइए, उन्हें एहसास दिलाइए, ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है। ये चुनाव ये सोच के मत दीजिए कि एक विधायक जीतना हारना, ये सोचिए कि संविधान बचाना है। राहुल गांधी के मिशन को ताकत देनी है, मोहब्बत को ताकत देनी है, नफरत के खिलाफ वोट करना है। ये ज़हन में रखिएगा। 7 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, 7 दिसंबर से। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या काम किया? मैं आज यहां ना तो काम गिनाऊंगा, ना काम की चर्चा करूंगा, ना काम की शिकायतों पे चर्चा करूंगा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि आप मुझे जानते हैं, सियासत में पिछले 3 साल से हूं, लेकिन सियासत से पहले की जो मेरी जिंदगी है, खुदा ने जो मुझे हुनर दिया, मेरे कलम को जो हुनर बख्शा, जो ताकत दी, आप जानते हैं कि मैंने अपने कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं किया। मैंने नजीब की मां के आंसुओं पे नज्म कही, मैंने पहलू खान की मां के आंसुओं को दर्द बनाया, मैंने आपकी आवाज उठाई, मैंने मदरसों की तरफदारी की, मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी। तो मैं उसकी बुनियाद पर यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि आप कांति भाई को वोट देंगे तो सिर्फ इन्हें नहीं जाएगा, वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा, वोट राहुल गांधी को मिलेगा, वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, वोट भरत सिंह सोलंकी को मिलेगा, वर्षा गायकवाड़ को मिलेगा, वजीर पठान को मिलेगा। हमें ताकत देंगे आप। और इतना वादा कर रहा हूं कि आप ये सोचिएगा मत कि आपके मसलों पे हम चुप रहे हैं। नहीं, हम बोलेंगे आपके लिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। आप ये मत समझिएगा कि दिल्ली में कोई आपका बैठा नहीं है। मैं वादा कर रहा हूं, मैं किसी के लिए बेटे की तरह हूं, किसी के लिए भाई की तरह हूं, किसी के लिए छोटे भाई की तरह हूं। आपको जब भी लगे, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मेरा एक भी जिंदगी का एक भी लम्हा ऐसा नहीं है जो आपकी फिक्र के बगैर गुजरता हो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप बताइएगा मुझे, आइएगा, जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आइएगा, मेरा दामन पकड़ लीजिएगा और कहिएगा कि इमरान प्रतापगढ़ी, आपने कांति भाई के लिए वोट मांगा था, आज मुझे ये काम है, चाहे कांति भाई से कराइए, चाहे खुद करिए, तो मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे भाई, दुआ करिए, इस सरकार ने जो झूठ परोसा है, इस सरकार के जो दावे खोखले हैं, दुआ करिए कि 7 दिसंबर से पार्लियामेंट शुरू हो तो मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होकर पूछूं कि आप तो नारा लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भरत भाई, मैं तो संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था, सूत्रवाक्य कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस कि भारत की एक बेटी बिल्किस के लिए प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं है। मैं उनसे सवाल वहां भी पूछूंगा। वक्त बहुत कम है, मगरिब की अजान शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि आए और सिर्फ भाषण सुना के चले गए। आप सवाल करिए, वो आए आपके बीच में, भाजपा के लोग आए तो उनसे कहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। शायर हूं, सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। शायर को छूट होती है कहने की कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी सरकार ने अपने एक मंत्रालय को चिन्हित किया कि ऐसी तमाम चीजें तलाशी जाए जिन्हें बेचा जा सके। इस काम पर लगाए गए हैं लोग कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा।
कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कांति भाई इधर आइए। बस आखिर में आपसे इतना कह रहा हूं कि मेरे आने की लाज रखिएगा, मेरे आने का भरम रखिएगा। आप इन्हें जिताइए। आज बहुत सारी शायरी नहीं सुना सका, लेकिन 8 तारीख के बाद, रिजल्ट आने के बाद जीत के जश्न में यहां फिर आऊंगा, आपसे ये वादा कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। મેનિફેસ્ટો ડિક્લેર કરવાનો છે।